अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम लोग अपनी एमसीक्यूज़ की सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल के आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके, और साथ ही साथ लाइक और शेयर भी कर दें। तो चलिए आइए हम लोग अपने फ़र्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। हमारा फर्स्ट लेक्चर है चैप्टर नंबर 1, फंक्शंस एंड लिमिट्स, इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ एंड देयर सॉल्यूशन। पहला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, इफ़ y इज़ एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल x एज y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज़ कॉल्ड। एमसीक्यूज़ की स्टेटमेंट को देखिएगा कि अगर मैं y को एक्सप्रेस कर सकूं इन टर्म्स ऑफ वेरिएबल x, मतलब किसी भी क्वेश्चन के अंदर y और x मिक्सअप है आपके पास, अगर आप उसमें से y को सेपरेट कर सकें इजीली, तो इस तरह के फंक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं आपके पास, इम्प्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, एक्सप्लिसिट फंक्शंस कहते हैं, या लीनियर फंक्शन कहते हैं, या नन। तो इसकी ऑप्शन है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस, ठीक है। तो इसकी रीज़न क्या है कि मैंने साथ में आपको रीज़न के तौर पे इसका सलूशन भी आपको मैं प्रोवाइड करता जा रहा हूँ। तो इसकी ऑप्शन है आपके पास एक्सप्लिसिट फंक्शन, क्योंकि एक्सप्लिसिट फंक्शंस जो से होते हैं उनकी डेफिनेशन होती है, इफ़ y इज़ ईजीली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल x then y is called explicit function। एग्जाम्पल देखिएगा डियर स्टूडेंट्स कि y प्लस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस 1। तो इधर देखिएगा इस क्वेश्चन में इस साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे आपके पास x भी नज़र आ रहा है और y भी नज़र आ रहा है। अगर आप यहाँ से y को ईजीली सेपरेट कर सकें, जैसे ये देखिएगा ये जो 2x स्क्वायर है ये इधर प्लस का है, उधर जाके मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लेके गया, राइट हैंड साइड पे, तो मैं इसकी साइन को चेंज कर दूंगा और ये बन जाएगा माइनस 2x स्क्वायर। देन y मेरे पास क्या हो गया? सेपरेट हो गया, और इन टर्म्स ऑफ x सेपरेट हो गया। तो इसलिए मैंने इस फंक्शन को क्या कहा, ऐसे फंक्शन जिनमें मैं y को एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल x के लिहाज से सेपरेट कर सकूँ, एक्सप्रेस कर सकूँ, तो उसे मैं क्या कहता हूँ? एक्सप्लिसिट फंक्शंस। और सिंबॉलिकली इनको लिखा जाता है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। और इसी के इन्वर्स में जो फंक्शंस ईजीली एक्सप्रेस्ड नहीं हो सकते इन टर्म ऑफ वेरिएबल x, उन्हें हम लोग कहते हैं इम्प्लिसिट फंक्शंस। और उनको सिंबॉलिकली जब लिखा जाता है तो वो लिखा जाता है एफ ऑफ एक्स वाई। एफ ऑफ एक्स वाई मतलब इस तरह आप लिखते हैं, यहाँ पे फिर वो फंक्शन आ जाता है जो इम्प्लिसिट फंक्शन होता है। तो ये आपके फर्स्ट एमसीक्यूज़ का सलूशन था। हम लोग अपने सेकंड एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। सेकंड एमसीक्यूज़ ये है कि x इज इक्वल टू 80 स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट्स का मतलब है कि रिप्रेजेंट्स का मतलब ये है, ये जो लफ्ज़ है आपके पास रिप्रेजेंट्स, इसका मतलब है कि हम इन दोनों इक्वेशन से मिला के कौन सी एक इक्वेशन बना सकते हैं। सर्कल बना सकते हैं, इलिप्स बना सकते हैं, पैराबोला बना सकते हैं, या फिर हाइपरबोला बना सकते हैं। तो राइट आंसर इज़ पैराबोला बना सकते हैं। इसकी एक्सप्लेनेशन की तरफ जाते हैं। व्हाट इज़ पैराबोला? डियर स्टूडेंट्स, ये जितनी भी फिगर्स आपके सामने नज़र आ रही हैं, ये फिगर हो गई, इसी तरह ये कप शेप, ये भी, ये सारी फिगर्स किसकी हैं? पैराबोला की हैं। और ये जो आपको साइड पे लिखा नज़र आ रहा है, जैसे ये देखिएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ax, y स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, और लास्ट पे x स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 4ay। ये सारी पैराबोलिक इक्वेशंस हैं, मतलब पैराबोला की इक्वेशंस हैं। तो हम लोगों ने देखना है कि इनकी मदद से सर्कल की इक्वेशंस बनती हैं, एलिप्स की इक्वेशन बनती हैं, पैराबोला बनता है या हाइपरबोला बनता है।
तो इन सब में से जो इक्वेशन बनती हैं वो कौन सी होंगी, पैराबोला की इक्वेशंस। तो चलिए आइए हम लोग बना के देखते हैं। तो हमारे सोल्यूशन में देखिएगा, जैसे मैंने जो हमारे पास गिवन में एक इक्वेशन है उसको मैंने इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, x इज इक्वल टू 80² इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और y इज इक्वल टू 280 इसे इक्वेशन नंबर 2 कह दिया। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 में से मैंने क्या किया, t को सेपरेट कर लिया, मतलब ये t इधर और ये 2a इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर y के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब ये जो आपके पास t इज इक्वल टू वाई ओवर 2a आया, इसे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा x इज इक्वल टू, मतलब ये देखिए x इज इक्वल टू a इंटू वाई ओवर 2a का होल स्केयर, ये होल स्केयर t की जगह पे वैल्यू पुट कर दी। अब ये जो स्केयर है ये y का भी है तो y स्केयर हो जाएगा, फिर ये 2 का भी है 2 स्केयर और a का भी है तो a स्केयर। फर्दर जब मैं यहाँ से एक a को ये a स्केयर में से एक a के साथ कैंसिल करूँगा तो a के रह जाएगा, ये 2 की पावर 2 ये 4 हो जाएगा और वाई स्केयर एज इट इज़। अब ये जो a 4a है इसको मैं लेफ़्ट साइड पर जाके x के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो देन मेरे पास जो इक्वेशन बन जाएगी y इज इक्वल टू वाई स्केयर इज इक्वल टू 4ax आ जाएगा, और ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन ही आती है पैराबोला की। तो इस तरह हमारा जो सवाल था कि गिवन इक्वेशंस किस फिगर की इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करती हैं, तो वो आपके पास आंसर क्या हो गया, पैराबोला। हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है लिमिट x अप्रोचेस टू a, x की पावर 3 माइनस a की पावर 3 डिवाइडेड बाय x माइनस a। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि अच्छा ये मैं चीज़ डिस्कस करना भूल गया, ये लिखा हुआ है IBQ 5,9। तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब है इम्पोर्टेंट बोर्ड क्वेश्चन, और ये 2,9 क्या है कि ये 2005 में भी क्वेश्चन आया हुआ है और ये 2009 में भी आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन का जो सलूशन है वो क्या होगा, डियर स्टूडेंट्स मतलब उसने लिमिट को सॉल्व करने के लिए कहा गया है, उसने लिमिट को सॉल्व करना है, उसने कहा इसका आंसर बताएं क्या आता है। अनडिफाइंड आता है, 3a स्क्वायर आता है, या a स्क्वायर आता है, या 0 आता है। तो अगर हम लोग ये x अप्रोचेस टू a को एज इट इज़ इधर रखते हैं तो ये बनेगा a की पावर 3 माइनस a की पावर 3 डिवाइडेड बाय a माइनस a। तो ये 0/0 फॉर्म बन रही है। ये कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म। तो जब तक 0/0 फॉर्म है ना, तो मैं इसको सोल्व नहीं कर सकता, इसका आंसर नहीं निकाल सकता। तो मैंने इसका सोल्यूशन कैसे किया कि जो a³ माइनस b³ का फार्मूला लगा दिया। क्या फार्मूला आता है, x माइनस a इंटू x³ x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। तो यहाँ से ये जो हमारे पास है x माइनस a और नीचे जो x माइनस a है ये दोनों कट हो जाएंगे, बाकी हमारे पास बचेगा x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस ax। अब इसके ऊपर अगर हम लोग लिमिट अप्लाई करें तो ये बनेगा a स्क्वायर प्लस a इंटू a। ये देखिएगा a इंटू a भी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, और ये तीनों मिलके आपके पास क्या बन जाएगा, 3a स्क्वायर, और लिहाजा इसका आंसर भी हमारे पास क्या बन गया, बी ऑप्शन 3a स्क्वायर। हम अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है हमारे पास, a function is said to be continuous at x is equal to c if a ऑप्शन है कि f of c is defined, b ऑप्शन है limit x approaches to c f of x exist, c ऑप्शन है limit x approaches to c f of x is equal to f of c and all are correct। तो डियर स्टूडेंट्स इसकी ऑप्शन है आपके पास डी। मैं इसको येलो करना भूल चुका हूँ, तो वैसे आपको बता रहा हूँ कि इसकी ऑप्शन क्या होगी, ऑल आर करेक्ट। इसकी रीज़न क्या है, डियर स्टूडेंट्स ये कंटिन्यूअस फंक्शन की डेफिनेशन है। कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू सी इफ़ इट सेटिस्फाइड द फॉलोइंग 3 कंडीशंस। पहली कंडीशन क्या है कि एफ एक्स इज इक्वल टू सी के ऊपर एफ ऑफ सी डिफाइंड होना चाहिए, उसका कोई ना कोई आंसर आना चाहिए। इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, बड़े से बड़ा आंसर आ जाए, छोटे से छोटा आंसर आ जाए, नेगेटिव आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, लेकिन
वो इन्फिनिटी को अप्रोच ना करे, तो फिर मैं कहूँगा कि गिवन पॉइंट के ऊपर जो फंक्शन है वो डिफाइंड है। सेकंड कंडीशन ये है कि उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। और थर्ड कंडीशन आपके पास ये है कि फर्स्ट टू कंडीशंस वो आपस में इक्वल होने चाहिए, मतलब एफ ऑफ सी और लिमिट एक्स अप्रोचेस टू सी एफ ऑफ एक्स एग्जिस्ट करनी चाहिए। तो लिहाजा ये असल में आपको एक कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन ही पूछी गई है कि उसमें कौन सी कंडीशन ट्रू होती हैं। तो पहली कंडीशन आपकी एफ ऑफ सी है, दूसरी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, और तीसरी में पहली दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। इसलिए डी ऑप्शन है कि ऑल आर करेक्ट। तो ये तीनों करेक्ट होंगी तो फिर हम लोग कहेंगे वो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है। तो इसी तरह ही हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है आपके पास, इफ़ एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई, एफ एक्स एक फंक्शन है, एफ एक फंक्शन है एक्स टू वाई इज़ अ फंक्शन, देन वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पे जो एक्स है वो बता दिया है कि स्मॉल एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स। देन हम वाई को क्या कहेंगे, वाई क्या होगा, वो डोमेन होगा, को डोमेन होगा, रेंज होगा, या फिर नन ऑफ दिस। डियर स्टूडेंट्स, इस एमसीक्यूज़ का आंसर तो आपके पास रेंज है, लेकिन डोमेन, रेंज और को रेंज किसे कहते हैं हम लोग ये समझते हैं पहले। ये देखिएगा मेरे पास दो सेट्स हैं, एक सेट है एक्स और एक सेट है वाई। एक सेट मेरे पास एक्स है और एक सेट क्या है, वाई। एक्स के अंदर एलिमेंट्स हैं 1 2 3 और वाई के अंदर एलिमेंट्स हैं 5 6 7 8। डियर स्टूडेंट्स, इसको भी डिस्कस करने से पहले यहाँ पे एक और चीज़ समझिएगा कि फंक्शन किसे कहते हैं। फंक्शन एक ऐसी मशीन है जिसके अंदर आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालेंगे ना, लेकिन आपको आउटपुट के तौर पे मशीन से एक ही नंबर मिलेगा, एक ही नंबर मिलेगा। जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालें आप, आपको आउटपुट के तौर पे उसमें से एक ही नंबर मिलेगा। तो ऐसी मशीन जिसमें आउटपुट के तौर, इनपुट के तौर पे हम जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालें लेकिन उसमें से एक सिंगल वैल्यू मिले हमें, ठीक है, तो ऐसी मशीन को हम लोग फंक्शन कहते हैं। जैसे देखिएगा यहाँ से x में से जब भी हम लोग वैल्यू डाल रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो वो y की एक सिंगल वैल्यू से जाके मीट कर रही है। 2 भी देखें एक सिंगल वैल्यू से जाके मीट कर रहा है, 3 भी एक सिंगल वैल्यू से मीट कर रहा है, 4 भी एक सिंगल वैल्यू से मीट कर रहा है। तो ऐसा नहीं हो रहा कि आप क्या कर रहे हैं कि यहाँ से 2 पकड़ा है, 2 6 से भी मीट कर रहा हो और 2 5 से भी मीट कर रहा हो, ऐसे नहीं है। जब हम x से वैल्यू निकालेंगे तो वो y की एक सिंगल वैल्यू से मीट करेगा, तो देन ये फंक्शन कहलाएगा x टू y। x को हम लोग, ये जो x फंक्शन है आपके पास, ये x सारे का सारा, ये x क्या कहलाएगा, डोमेन कहलाएगा। डोमेन कहते हैं कि हम वैल्यूज़ जो हम पुट कर सकते हैं ना, वो डोमेन कहलाता है। और एज ए रिज़ल्ट हमें जो मिलेगा, ये सारे का सारा y, एज ए रिज़ल्ट हमें जो मिला है, और ये सारे का सारा y, सारे के सारे y को हम लोग को डोमेन कहेंगे। लेकिन x के जितने एलिमेंट्स के साथ y के जितने एलिमेंट्स मिल रहे हैं, जैसे देखिएगा x के जो नंबर निकल रहे हैं 1 2 3 4 सारे के सारे, वो y के सिर्फ 5 6 7 से मिल रहे हैं, 8 से कोई भी नहीं मिल रहा। तो y के जितने एलिमेंट से मिला जाएगा उसे हम लोग क्या कहेंगे कि वो क्या है, रेंज है। वो क्या है, रेंज। तो लिहाजा उसने ये पूछा है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बिलोंग्स टू कैपिटल एक्स, मतलब y के कितने एलिमेंट्स मिलेंगे उन्हें हम लोग रेंज कहेंगे। तो देन y क्या हुआ, रेंज हुआ। तो इस लिहाज से हमने डेफिनेशन से देखा, कॉन्सेप्ट से देखा कि इसकी ऑप्शन क्या है, रेंज हो गई। तो चलिए ये हम लोग अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं कि साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा जो एमसीक्यूज़ हैं इनके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन जो फार्मूले होते हैं वो उनके प्रूफ भी होते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे फार्मूलों के प्रूफ नहीं करवा रहा। जो तो छोटी सी एक्सप्लेनेशन के साथ कवर हो सकते हैं एमसीक्यूज़, वो मैं करवा रहा हूँ, और जो फार्मूले होंगे, कुछ डेफिनेशंस होंगी, ठीक है, उनको आपको खुद देखना होगा, ठीक है, वो फार्मूले आपको याद करने होंगे। तो साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, वो ये पहली ऑप्शन है कि लॉग ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। हमारा 7th एमसीक्यूज़ है द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए इज।
स्टूडेंट्स, इस MCQs को समझने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट देखते हैं कि अगर मेरे पास इस तरह लिखा हो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो इसको मैं बोलूँगा कि y फंक्शन है x का, y इज़ अ फंक्शन ऑफ x। अगर ऐसे लिखा हो p इक्वल टू 3 स्क्वायर रूट ऑफ a, तो मैं इसको बोलूँगा p इज़ अ फंक्शन ऑफ a। ये 3 की जगह पे 2 आ जाए, 1 आ जाए, कुछ भी ना आए, कुछ भी आ जाए मतलब, लेकिन मैं बोलूँगा ऐसे ही कि p इज़ अ फंक्शन ऑफ a। अब हमारा जो MCQs है, द पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर, उसमें उसने स्क्वायर की बात की है। मतलब हमने पेरीमीटर और एरिया A, पेरीमीटर P और एरिया A का फंक्शन तो बनाना है, लेकिन उसमें स्क्वायर को यूज़ करना है। तो उस ऑप्शन को देखते हैं। वैसे तो देखें ज़रा, अगर हमने सिर्फ ये स्क्वायर को मैं कट कर दूँ, ये स्क्वायर ना मैं लगाऊँ, ये स्क्वायर ना हो, तो फिर इस MCQs की चारों ऑप्शन बनती हैं A B B C D, क्योंकि P इज़ अ फंक्शन ऑफ A, P इज़ अ फंक्शन ऑफ A, P इज़ अ फंक्शन ऑफ A, आल्सो P इज़ अ फंक्शन ऑफ A। लेकिन जब उसने बात की है स्क्वायर, तो फिर स्क्वायर को यूज़ करने के साथ पेरीमीटर और एरिया में कौन सा फंक्शन बनता है, तो वो आपके पास D ऑप्शन होगी। इसका सोल्यूशन अभी हम लोग देखते हैं। तो चलिए आइए हम लोग सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपके सामने एक फिगर शो है स्क्वायर की। स्क्वायर एक ज्योमेट्रिकल फिगर है, 4 साइडेड क्लोज्ड फिगर है, जिसमें हर कॉर्नर के ऊपर आपका जो एंगल बनता है वो 90 का, और साथ ही हर साइड लेंथ में इक्वल होती है। अगर ये वाली साइड x है तो ये वाली साइड भी x होगी, बाकी तमाम साइड्स क्या होंगी, x होंगी। तो ऐसी फिगर को हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर डियर स्टूडेंट्स कोई भी फिगर हो आपके पास, 4 साइडेड हो, 3 साइडेड हो, इररेगुलर फिगर हो, क्लोज्ड फिगर बस होनी चाहिए, तो पेरीमीटर कहते हैं सम ऑफ ऑल साइड्स। किसी भी फिगर की जितनी भी साइड्स हैं उनका अगर सम कर लिया जाए तो वो हमारे पास पेरीमीटर कहलाता है। जैसे स्क्वायर है, तो स्क्वायर में 4 साइड हैं, तो चारों साइड्स को हम लोग प्लस कर लेंगे, मतलब x प्लस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा p इक्वल टू 4x। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह दिया। इस टाइम हम लोगों ने देख लिया है कि p इक्वल टू 4x मीन p इज़ अ फंक्शन ऑफ x। लेकिन हमारी जो ऑप्शंस अभी आपने देखी, मैं आपको दोबारा दिखा देता हूँ कि हमारी जो ऑप्शंस हैं उनमें p इज़ अ फंक्शन ऑफ a होना चाहिए, लेकिन हम लोगों ने फाइंड कर लिया है p इज़ अ फंक्शन ऑफ x। मतलब इस x की जगह पे अगर किसी तरीके से हम a ले आएंगे ना, तो हमारा काम आसान हो जाएगा। a लाने के लिए हम लोग दूसरी चीज़ यूज़ करते हैं जो गिवन में है, जो हमें कहा गया है, वो एरिया है। तो डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, इन दोनों का जब एरिया फाइंड करना होता है ना, एक ये हॉरिजॉन्टल साइड और एक वर्टिकल साइड, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो देखिएगा, मतलब 2 साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिए, तो मैंने x डॉट x मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया a इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बस इस x को भगाना है, तो ये मेरे पास आया एक्स स्क्वायर, तो मैंने स्क्वायर रूट लिया दोनों तरफ, तो यहाँ से x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ a आ गया। बस अब इस इक्वेशन नंबर 1 के अंदर x की जगह पे ये पुट करें, पुट इट इन इक्वेशन नंबर 1, देन p इज इक्वल टू a स्क्वायर रूट ऑफ a। तो अब ये हमारे पास फंक्शन बन गया, p इज़ अ फंक्शन ऑफ a, और साथ में रिक्वायर्ड कंडीशन लगा के कि स्क्वायर के होते हुए कौन सा फंक्शन होगा, वो p इज इक्वल टू 4 स्क्वायर रूट ऑफ a होगा। हम लोग अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं कि कोज हाइपरबोलिक स्क्वायर x माइनस साइन हाइपरबोलिक स्क्वायर x। अगेन ये एक फार्मूला है, तो आपको याद रखना पड़ेगा ये किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। हम अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं कि कोसिकेंट हाइपरबोलिक x इज इक्वल टू, ये भी एक फार्मूला है, तो इसकी भी ऑप्शन कौन सी होगी, c 2 ओवर e की पावर x माइनस e की पावर माइनस x। हमारा नेक्स्ट MCQ है कि द टर्म फंक्शन वाज रिकॉग्नाइज्ड बाय, इट इज़ नॉट अ डेफिनेशन, नॉट अ सच अ क्वेश्चन के जो नीड करे कि हमारी एक्सप्लेनेशन भी होनी चाहिए। बस पूछा गया है कि फंक्शन सबसे पहले किससे रिलेट हुआ था, किसने रिकॉग्नाइज किया था, किससे पहचाना जाता है, तो वो हमारे लेबनिज अंकल हैं, जिनको रिलेट किया जाता है कि सबसे पहले फंक्शन इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था। हम अपने नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं, और वो है कि इफ़ f ऑफ x इज इक्वल टू x सेकेंड x, देन f ऑफ 0 क्या होगा। सिर्फ आपने क्या करना है कि f ऑफ x है ना, उसमें x की जगह पे 0 रख दें,
तो जब आप यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, यहाँ पे ज़ीरो रखेंगे, यहाँ पे भी ज़ीरो रखेंगे, तो ज़ीरो, अच्छा इसका आंसर जो मर्ज़ी आए, लेकिन साथ में ज़ीरो मल्टीप्लाई हो गया तो सारे का सारा आंसर क्या हो जाएगा, ज़ीरो। तो इस तरह हमारा इस MCQs का जो ऑप्शन होगा वो बी ज़ीरो ऑप्शन होगा। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs है कि एरिया ऑफ सर्कल ऑफ यूनिट रेडियस इज, ऑप्शन आपके सामने है कि 3.142, लेकिन इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिएगा यूनिट सर्कल किसे कहते हैं। सर्कल, सच सर्कल हुज रेडियस इज़ 1, ये आपके सामने सर्कल की फिगर है। रेडियस कहते हैं सेंटर से लेके बाउंड्री तक का फासला, ये रेडियस होता है। अगर किसी सर्कल का जो रेडियस है वो 1 हो जाए, उस सर्कल को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट सर्कल कहते हैं। और किसी भी सर्कल का जब एरिया निकालना होता है तो उसका फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। मतलब पाई एक कांस्टेंट है, आर एक वेरिएबल है, रेडियस और स्क्वायर ऊपर कांस्टेंट है। तो जस्ट हमें क्या करना है, रेडियस की वैल्यू पुट करनी है, क्योंकि रेडियस यूनिट सर्कल है तो 1 होगा, तो हमें इधर एक्स, ये आर की जगह पे 1 लगा दिया, 1 का स्क्वायर 1, और पाई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब पाई की वैल्यू होती है 3.1415926 अप टू सो ऑन। तो लेकिन ये इस ऑप्शन के अलावा कोई और ऑप्शन इसके साथ मुताबिकत नहीं रखती, तो हम लोग कहेंगे 3.142 इसकी ऑप्शन है। तो इस तरह हमारा ये MCQs भी कंप्लीट हुआ। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं कि इफ़ f इज़ अ फंक्शन x to y, अगर f एक फंक्शन है x to y इज़ अ फंक्शन, देन y बिलोंग्स टू कैपिटल Y इज़ कॉल्ड, y को क्या कहेंगे, y एक डिपेंडेंट वेरिएबल ऑफ x होगा, इसकी ऑप्शन है A। तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी देखते हैं। इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स को पहले देखते हैं। वैसे तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर आपके पास लिखा हो ना y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y आपका डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और x आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। मतलब x इंडिपेंडेंट इस तरह है कि इसके अंदर जब चाहे वैल्यू रखते हैं हम लोग, x की जगह पे कुछ भी वैल्यू जब मर्जी रखें, कोई ये डिपेंड नहीं करता किसी के ऊपर भी, इसको जब आप वैल्यू देंगे ये एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन y डिपेंडेंट है x के ऊपर कि x को वैल्यू मिलेगी, देन वो कहाँ पे जाएगी, y में जाएगी। x को वैल्यू मिलेगी, फिर वो कहाँ पे जाएगी, y में जाएगी। तो इस लिहाज से y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हुआ और x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हुआ। जैसे मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूँ इसको, अगर तो देखिएगा, अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ कि y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अब x की जगह पे मैं वैल्यू अपनी मर्जी से जब मर्जी रखूं, मतलब x को वैल्यूज लेने के लिए किसी का सहारा नहीं लेना पड़ता। x के अंदर जब मर्जी वैल्यू आए, x जब मर्जी वैल्यू ले, लेकिन जब x वैल्यू लेगा तभी y के अंदर वैल्यू जाएगी, तभी y के अंदर वैल्यू जाएगी। तो इसलिए y आपके पास क्या हुआ, डिपेंडेंट वेरिएबल, और x क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब इसको ग्राफ से भी थोड़ा सा देख लेते हैं कि देखिएगा, ये आपके पास क्या है, ये आपके पास जो मैंने आप शो किया है, देखिएगा ये x है और ये y है। x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल है कि भाई x जब दिल चाहे वो अपनी वैल्यू ले सकता है, 1 2 3 में से कोई भी वैल्यू को यूज़ कर सकता है x। लेकिन भाई x में से वैल्यू निकलेगी देन y को मिलेगी, जब x में से वैल्यू निकलेगी देन y को मिलेगी, मतलब x से वैल्यू y को जाएगी, इधर से भी ऐसे ही, फिर इधर से भी, ठीक है। मतलब x आपके पास क्या हुआ, इंडिपेंडेंट हुआ, x किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा, x के पास वैल्यू है, जब मर्जी ये यूज़ करे। लेकिन जब x यूज़ करेगा, x को वैल्यू मिलेगी, देन y के पास जाएगी। तो ऐसे वेरिएबल को हम लोग क्या कहते हैं, x आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया और y आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाएगा। तो यही उसने पूछा है कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है x टू y, देन व्हाट इज़ y, y को क्या कहेंगे, y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल होगा, x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा। अगर ये उसने ये y की जगह पे उसने क्या पूछा होता हमसे, ये जो आपके सामने y शो हुआ है, ये y, इसकी जगह पे अगर वो x कह देता
तो फिर ये सेकंड ऑप्शन आपकी MCQs के हवाले से टिक मार्क हो जाती है। तो हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि भाई ये जो k वैल्यू है ना, अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ k। अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो तो k की वैल्यू क्या होगी, तो वैल्यू होगी 1। अब इसकी जस्टिफिकेशन देखते हैं। अगेन कंटिन्यूस फंक्शन की डेफिनेशन, कि कोई भी फंक्शन f ऑफ x उसको हम कंटिन्यूस कहेंगे एट द गिवन पॉइंट x इज इक्वल टू c, अगर वो 3 कंडीशंस को सेटिस्फाई कर दे। पहली कंडीशन है कि गिवन पॉइंट पे x इज इक्वल टू c पे वो फंक्शन क्या होना चाहिए, डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन की कोई ना कोई वैल्यू निकलनी चाहिए। सेकेंडली कि उस फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर वो पीस वाइज फंक्शन है, उसमें लेस देन ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, इस तरह का कोई साइन आता है तो वो पीस वाइज फंक्शन होगा। और पीस वाइज फंक्शन में जब भी आपने लिमिट एग्जिस्ट करवानी होती है तो आप लेफ्ट हैंड लिमिट भी निकालते हैं और राइट हैंड लिमिट भी निकालते हैं। तो इस तरह सेकंड कंडीशन है कि उस फंक्शन की लिमिट भी एग्जिस्ट करनी चाहिए। थर्ड नंबर पे जो पहली 2 कंडीशंस है, मतलब लिमिट और जो f ऑफ c है, वो दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो ये 3 कंडीशंस जो फंक्शन फुलफिल कर देगा वो कंटिन्यूस होगा। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, ये वाला फंक्शन f ऑफ x ये कंटिन्यूस है, तो देन k की वैल्यू निकालने के k की वैल्यू क्या होगी। डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, आपके पास फंक्शन ये है। अब अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन, गिवन क्वेश्चन दैट इज़ फंक्शन इज़ कंटिन्यूस, कि हमारा सवाल ये है, हमें सवाल में ये कहा गया है कि फंक्शन कंटिन्यूस है, तो इसका मतलब है कि 3 कंडीशंस जो सी होंगी वो फुलफिल होंगी। मैं किसी भी कंडीशंस को सहारा बना के अपना क्वेश्चन सोल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैंने थर्ड कंडीशन को कैच कर लिया, क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस है, मैं कोई भी कंटिन्यूस की कंडीशन यूज़ कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ c, ये दोनों को इक्वल रख लिया। अब यहाँ पे लिमिट पुट करनी है, तो लिमिट f ऑफ x हमें चूज़ करना है, तो f ऑफ x हमारे पास क्या है, साइन x ओवर x। तो डियर स्टूडेंट्स ये एक आगे जाके मैं आपको बताऊँगा भी, आपने पढ़ा भी होगा कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x, मतलब साइन के आगे जो चीज़ पड़ी है वही, मतलब साइन के आगे जो एंगल पड़ा है वो उसी से वो डिवाइड हो रहा हो, मतलब जो एंगल है वही फ्रैक्शन में आ रहा हो। तो इस सारे का आंसर हम लोग क्या लिखते हैं, 1। ये लिखा है मैंने कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1 होता है। तो हमने इसकी जगह पे 1 लगा दिया, तो फिर k की वैल्यू क्या निकलेगी हमारे पास, 1। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs है कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन 7x ओवर x। डियर स्टूडेंट्स अगेन हमें वही कंडीशन बनानी पड़ेगी कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 साइन x ओवर x इज इक्वल टू 1। जब हम अपने क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन बना देंगे, फिर हम लोग क्या करेंगे, उसकी जगह पे 1 लगाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। मतलब क्या है इस कंडीशन का, मतलब क्या है कि साइन के आगे जो भी एंगल पड़ा होगा, अगर वही वैल्यू से साइन x डिवाइड हो रहा हो, साइन डिवाइड हो रहा हो, तो फिर मैं इसकी जगह पे क्या लगा दूंगा, 1 लगा दूंगा। मतलब साइन के आगे अगर 5x पड़ा हुआ है तो वो 5 है, वही 5x नीचे भी आए, तो फिर इस सारे का आंसर मैं क्या लिख दूंगा, 1। तो इधर देखिएगा, जैसे क्वेश्चन में है कि साइन के आगे 7x पड़ा हुआ है, अगर ये जो x है नीचे इसके साथ भी 7 होता ना, तो मैं इस सारे की जगह पे 1 लिख देता। तो मैंने अभी नीचे ये जो x है इसकी जगह पे 7 बना के फिर इसकी जगह पे 1 लिख दूंगा, हमारा आंसर आ जाएगा। 7 बनाने के लिए मैंने क्या किया कि ये जो आपके पास x है इसके साथ मैंने जो 7 है उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो अब लिमिट का आपको पता है कि जब 2 या 2 से ज़्यादा फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो लिमिट आ जाए, तो लिमिट क्या हो जाती है, हर फंक्शन की अलग अलग लिमिट, इस फंक्शन की भी अलग हो जाएगी, इस 7 की भी अलग हो जाएगी। तो जब अलग अलग हुई तो ये देखिए ये फंक्शन तो 1 के बराबर हो गया, क्योंकि साइन 7x है और 7x ही नीचे आ गया, फ्रैक्शन में आ गया, तो इसकी जगह तो 1 लिख देंगे। और ये कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट की लिमिट हमेशा क्या होती है, कांस्टेंट नंबर ही होता है। तो इसकी जगह पे 1, तो ये 1 आ गया और मल्टीप्लाई ये 7 आ गया, तो 7 मल्टीप्लाई बाय 1 इज इक्वल टू 7। इस तरह हमारी जो ऑप्शन होगी वो बी ऑप्शन होगी 7। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट MCQs है हमारा
द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ़ 4 ऑप्शंस दी हुई हैं कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सी ऑप्शन ट्रू होगी तो गिवन फंक्शन हमारा आइडेंटिटी फंक्शन कहलाएगा। हम आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं कि द लीनियर फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी इज़ एन आइडेंटिटी फंक्शन इफ़ ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 0। अगर इस फंक्शन के अंदर ए की जगह पे 1 आ जाए और बी 0 हो जाए तो देन मैं इस फंक्शन को क्या कहूँगा, आइडेंटिटी फंक्शन कहूँगा। ये आइडेंटिटी फंक्शन की डेफिनेशन है। तो लिहाजा हमारी बी ऑप्शन क्या होगी, ट्रू हो गई। हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। क्या फंक्शन एफ एक्स टू वाई, मतलब एक फंक्शन है एक्स टू वाई डिफाइंड बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब ये डेफिनेशन है एक कांस्टेंट फंक्शन की कि हम फंक्शन के अंदर कोई भी वैल्यू रख दें वो सी ही आंसर दे, मतलब कांस्टेंट ही आंसर दे। तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या होगा, कांस्टेंट फंक्शन होगा। और इस कांस्टेंट फंक्शन की जो रेंज है वो हमसे पूछी गई है। डियर स्टूडेंट्स, पहले तो आप अपने माइंड को क्लियर करें कि डोमेन और रेंज किसे कहते हैं। डोमेन कहते हैं जो हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं, और रेंज जो फंक्शन हमें देगा, जो फंक्शन हमें देगा वो क्या है, वो आपके पास रेंज हो जाएगी। तो इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं कि कांस्टेंट फंक्शन कि लेट एक्स एंड वाई बी सेट्स ऑफ रियल नंबर्स, अ फंक्शन सी एक कांस्टेंट फंक्शन एक्स टू वाई डिफाइंड बाय सी ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए। मतलब अगर सी एक फंक्शन है, हम एक्स की जगह पे कोई भी वैल्यू रखें, उसका आंसर हमेशा एक कांस्टेंट नंबर ही आता रहे, तो ऐसा फंक्शन हमारे पास क्या कहलाता है, कांस्टेंट फंक्शन कहलाता है। एग्जांपल में देखिएगा, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2। अब यहाँ पे एक्स की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, एक्स की जगह पे मैं कोई भी वैल्यू रखूँगा, मुझे हमेशा क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। मैं इस एक्स की जगह पे 1 रख लूँ फिर भी 2, -1 रख लूँ फिर भी 2, 0 रख लूँ फिर भी 2, 2 रख लूँ फिर भी 2, 3 रख लूँ फिर भी 4, फिर भी 2 मिलेगा, 5 रख लूँ फिर भी 2 मिलेगा, 100 रख लूँ फिर भी 2 मिल रहा। मतलब x की जगह पे मैं कुछ भी रख रहा हूँ, मुझे आंसर में 2 ही मिल रहा है। तो ऐसा फंक्शन क्या कहलाएगा, कांस्टेंट फंक्शन कहलाएगा। और जो हमें मिले वो क्या कहलाती है, रेंज। और यही एमसीक्यूज़ है कि इस फंक्शन की जो रेंज होगी वो क्या होगी, मतलब एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी, मतलब आप एक्स की जगह पे कुछ भी रख रहे हैं, आपको सी मिल रहा है, तो इसकी फंक्शन की रेंज क्या हो जाएगी, सी। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आगे देखिएगा, हम अपने अगले एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। अगला एमसीक्यूज़ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर 2x, इसका आंसर क्या आता है। इसके आंसर की तरफ बढ़ने से पहले इसका सोल्यूशन देखते हैं कि नोट है आपके पास, नोट में 2 पॉइंट्स हैं आपके पास। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x इज इक्वल टू होल पावर, अगर x हो तो उसका आंसर हम लोग e लिख दिया करेंगे। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी होना चाहिए, और यहाँ पे जो चीज़ होगी 1/x होगा, उसका उल्ट, उसका इन्वर्स इधर ऊपर पावर में होना चाहिए। देन इस सारे का आंसर क्या लिख देंगे, e लिख देंगे। और दूसरा आपके पास पॉइंट है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे देख लीजिएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है और यहाँ पे एक्स अप्रोचेस टू 0 है। 1 + x, यहाँ पे जो चीज़ है उसका इन्वर्स ऊपर है, मतलब x 1/x, इधर से 1/x और ऊपर x। तो देन अगेन मैं फिर इसकी जगह पे क्या लिखूँगा, e लिख दूंगा, इस सारे की जगह पे क्या लिख दूंगा, e। अब हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन क्या है हमारे पास, सोल्यूशन में अब नंबर 1 एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी है, इसका मतलब है ये पहला वाला फार्मूला लगेगा, लेकिन इसकी कंडीशन इसकी बना लेते हैं कि अगर इधर x 1/x है तो ऊपर सिर्फ x चाहिए, हमें इस x के साथ 2 नहीं चाहिए, तो मतलब इस 2 को मुझे भगाना पड़ेगा। तो इस 2 का मैंने इलाज ये किया कि मैंने इस 2 को इस तरह लिख दिया। आपने पढ़ा हुआ है किसी भी वेरिएबल की पावर आ जाए ऊपर से दोबारा उसकी पावर आ जाए, किसी भी नंबर की पावर आ जाए ऊपर दोबारा उसकी पावर आ जाए, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती हैं, ये दोनों पावर्स अगेन मल्टीप्लाई होके 2x ही बन जाएंगी। अब मैंने क्या किया कि ये जो ऊपर 2 आ रहा है इसके नीचे मैं लिमिट को भी ले आया, इसके नीचे मैं लिमिट को भी ले आया। अब ये जो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 1 + 1/x की होल पावर x है, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, e हो जाएगा, और ऊपर जो x² है वो x² ही, सॉरी जो 2s² है वो स्क्वायर ही रहेगा। तो इस तरह हमारे पास जो आंसर है वो क्या बन जाएगा, e⁻²।
हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है रेंज ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 1। अगेन मैं आपको बता दूं डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा डोमेन होती है जो पॉइंट्स, जो वैल्यूज़ हम लोग फंक्शन के अंदर पुट कर सकते हैं। हमें परमिशन होती है कि ये वाली वैल्यू हम लोगों ने पुट करनी है, और एट द एंड जो फंक्शन हमें रिटर्न करता है, फंक्शन जो हमें वैल्यूज़ रिटर्न करेगा आउटपुट के तौर पे, वो रेंज कहलाएगी। जो हम पुट करेंगे वो डोमेन। तो इस फंक्शन की रेंज हमसे पूछी गई है कि रेंज क्या होगी, मतलब इस फंक्शन के अंदर x की जगह पे हम वैल्यूज़ रखेंगे तो देन हमें रिटर्न आउटपुट क्या मिलेगा, ये हमसे पूछा गया। तो ऑप्शन है बी। हाउ इट इज़ पॉसिबल, हम इसको देखते हैं। इसके सॉल्यूशन को समझने से पहले एक कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ओपन ब्रैकेट किसे कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, एक ब्रैकेट का सिंबल होता है ये, अगर ये वाला सिंबल नज़र आ जाए या ये वाला सिंबल नज़र आ जाए तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, ओपन ब्रैकेट। जैसे आपके पास ये ब्रैकेट है 2 5 और इसी तरह ये लिखा हुआ है, ये भी आपके पास 2 और 5 ही लिखा हुआ है, तो ये आपके पास ब्रैकेट क्या कहलाएगी, ओपन ब्रैकेट कहलाएगी। अब इसका मतलब क्या है, ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट कैसे कहते हैं, इसका मतलब समझते हैं। नंबर लाइन के ऊपर देखिएगा, ये हमारे पास फर्स्ट कर लें ये 2 पॉइंट है और ये क्या है 5। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है कि ओपन ब्रैकेट जब भी दो आंसर्स के दरमियान लेफ़्ट और राइट ओपन ब्रैकेट हो, उसका मतलब होता है कि आपके आंसर में ये 2 और 5 शामिल नहीं है। आपका आंसर शुरू होता है 2.1 से, मतलब आपका आंसर 2 से स्टार्ट नहीं हो रहा, आपका आंसर स्टार्ट हो रहा है 2.1 से। आपका आंसर कहाँ से स्टार्ट होगा, 2.1 से। और आपका आंसर ख़त्म कहाँ पे होगा, वो 5 पे ख़त्म नहीं होगा, वो 4.9999 समथिंग इस तरह करके ना, तो कहीं पे जाके ख़त्म होगा, लेकिन 5 पे कभी भी ख़त्म नहीं होगा। मतलब जब हमारा मतलब इस तरह है ओपन ब्रैकेट 2 और 5, तो इसका मतलब है ये 2 और 5 आपके आंसर में शामिल नहीं होंगे। आपका आंसर शुरू होगा 2.1 से और ख़त्म होगा 4.999 अप टू सो ऑन, ठीक है। तो ओपन ब्रैकेट का मतलब ये है। और क्लोज ब्रैकेट का मतलब है, क्लोज ब्रैकेट का सिंबल ये होता है, ठीक है। ये सॉरी मैं इसकी शेप चेंज कर देता हूँ। मतलब ये है कि 2 और 5 ये सिंबल, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ हुई हैं, ये क्लोज ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं। और इसका मतलब होता है कि आपके आंसर में 2 भी शामिल है और 5 भी शामिल है। आपका आंसर स्टार्ट होगा 2 से और एंड होगा 5 पे। तो इस तरह फिर अगर मैं इस ब्रैकेट की बात करूँ तो ये स्क्वायर ब्रैकेट है, इसका मतलब है ये स्टार्ट हो रहा है -इन्फिनिटी से और 0 तक जा रहा है। डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा इन्फिनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं, इन्फिनिटीज़ के लिए हमेशा ओपन ब्रैकेट्स यूज़ होती हैं। तो डी वाली ऑप्शन तो पहले ही गलत है, डी वाली ऑप्शन तो है ही नहीं, करेक्ट ही नहीं है। अगर मैं ए वाली ऑप्शन की बात करूँ ठीक हो सकता है, बी वाली ऑप्शन की बात करूँ वो भी ठीक हो सकता है। तो अभी देखते हैं कि क्या इसका मतलब है क्या नहीं। चलिए आइए देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जब आपने स्क्वायर रूट जब आपके पास आ जाए ना, तो आपने वैल्यूज़ पुट करते हुए ऐसी वैल्यू नहीं पुट करनी कि जिससे आपका आंसर स्क्वायर रूट के नीचे नेगेटिव आ जाए। जैसे फर्ज कर लें, मैं यहाँ पे अगर मैं 0 रखता हूँ, ये x की जगह पे 0 रखता हूँ, इस x की जगह पे मैं 0 रखता हूँ, तो 0 + 1 1 आ जाएगा और हमारे पास आंसर में क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ 1 1 हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे -1 भी रख देता हूँ, -1 + 1 कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 का स्क्वायर रूट 0 हो जाता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे -2 रख देता हूँ, अगर मैं यहाँ पे क्या रख देता हूँ, x की जगह पे -2 रख देता हूँ, -2 + 1 तो वो निकलेगा -1, वो क्या निकलेगा -1। और मैंने रियल नंबर्स के अंदर -1 मतलब माइनस की कोई भी रकम नहीं आनी चाहिए स्क्वायर रूट के नीचे। तो आपने कोई मतलब इसका क्या, कोई नेगेटिव नंबर आपने ऐसा पुट नहीं करना, मतलब कोई भी नंबर ऐसा पुट नहीं करना कि स्क्वायर रूट के नीचे आपके पास क्या आ जाए, नेगेटिव का साइन आ जाए। तो जैसे ही मैंने 0 पुट किया, कोई बात नहीं, मैं कर सकता हूँ, ठीक है। फिर इसी तरह ही मैंने 1 पुट किया तो 1 भी चलेगा, लेकिन 1 रखने से भी मेरे आंसर क्या मिल रहा है, 0 मिल रहा है। मतलब मेरी आंसर जो रेंज है उसकी स्टार्टिंग कहाँ पे हो रही है, वो 0 पे हो रही है, 0 से स्टार्ट हो रही है। अगर मैं यहाँ पे -2 रखूँगा, -1 मिलेगा, वो काबिल कबूल नहीं है, क्योंकि स्क्वायर रूट के नीचे कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं आ सकता। तो 0 से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे मैं 1 पुट करूँ, 2 पुट करूँ, मुझे आंसर मिलते जाएंगे और कभी भी नहीं रुकेंगे। इसलिए मैं ऐसे कहूँगा कि ये कहाँ को अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा।
मेरी रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 0 से, और एंड पॉइंट इसका होगा ही नहीं, ये अप टू सोन चलता ही रहेगा, इन्फिनिटी को अप्रोच कर देगा। इस तरह हमारी ऑप्शन क्या होगी, बी ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है ये कोई फंक्शन है या नहीं, ये हमसे पूछा गया है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू कोई फंक्शन है या नहीं। चलिए देखते हैं। अच्छा पहले तो देखते हैं कि ये जो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4 ये एक इक्वेशन दी गई है, ये किस चीज़ की इक्वेशन है, ये एक सर्कल की इक्वेशन है। तो पहले इक्वेशंस ऑफ सर्कल डिस्कस करते हैं। जैसे आपने एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर ये आपके पास एक फंक्शन एक सर्कल की इक्वेशन है तो इसे कहेंगे कि ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन है, ये सर्कल की ऐसी इक्वेशन है जिसका सेंटर कहाँ पे है, एच और के पे है। अगर मैं एच और के की जगह पे 0 0 रख दूँ, मतलब उस सर्कल को ओरिजिन के ऊपर ले आऊँ, तो देन फंक्शन की जो सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। यहाँ पे भी ऐसे ही है, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो है, और ये 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 का स्क्वायर, तो वो 2 रेडियस हो जाएगा। और इन जनरल टर्म्स में जनरल टर्म ऑफ सर्कल की इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2 जी एक्स प्लस 2 एफ वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो इस कंडीशन में हमारे पास जो सेंटर होगा वो माइनस जी और माइनस एफ होगा। तो हमें पता तो चल गया कि ये हमारे पास एक सर्कल की इक्वेशन है। तो अब देखते हैं कि ये फंक्शन है कि नहीं। डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि कोई भी इक्वेशन वो फंक्शन तब कहलाती है। अब मैं फंक्शन की ग्राफिकली बात करने लगा। वैसे तो फंक्शन को हमने पहले वो सेट्स के हवाले से भी देखा, ठीक है, उनकी रेंज और डोमेन भी देखी, जैसे भी उनका को डोमेन भी देखी, ठीक है। अब हम ग्राफिकली फिगर्स को देखते हैं कि वो इक्वेशंस को देखते हैं कि वो फंक्शंस किस तरह कहलाएंगी और किस तरह नहीं कहलाएंगी। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन की एक और डेफिनेशन ग्राफिकली। अ फंक्शन इज अ रिलेशन इन विच every input or value in the domain is paired with exactly one output or value in the range। ये फंक्शन की पहले वाली ही डेफिनेशन है जो मैंने आप लोगों को पहले बताई थी कि फंक्शन एक ऐसी मशीन होती है जिसमें आप जितनी मर्जी वैल्यूज़ डालें, लेकिन रिज़ल्ट में आपको एक सिंगल वैल्यू मिलेगी। वो सिंगल वैल्यू कुछ भी मिल सकती है, 2 3 4 -2 0 कुछ भी मिल सकती है, फ्रैक्शन में भी मिल सकती है, नेगेटिव में मिल सकती है, पॉजिटिव, लेकिन देखिए ये एक सिंगल वैल्यू। और अगर आपने किसी भी फंक्शन का ग्राफिकली चेक करना हो कि वो इक्वेशन वो रिलेशन फंक्शन है कि नहीं, उसके लिए एक टेस्ट यूज़ होता है वर्टिकल बार टेस्ट या वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट क्या है? ज्योमेट्रिकली द वर्टिकल लाइन टेस्ट इज़ एन ईजी वे टू सी इफ़ अ रिलेशन इज़ अ फंक्शन और नॉट। कि वर्टिकल लाइन टेस्ट आपके पास क्या होता है कि ये एक ऐसा आसान रास्ता है जिसको यूज़ करते हुए हम लोग उस रिलेशन का ग्राफ बनाते हैं और उसके ऊपर वर्टिकल लाइन टेस्ट अप्लाई करते हैं, जिससे हमें पता चल जाता है कि वो रिलेशन फंक्शन है या नहीं। चलिए आइए हम लोग अपने इसके ग्राफिकली इसको टेस्ट करते हैं कि ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये हमारे पास फंक्शन है कि नहीं। जैसे मैं देखिए अगर इसमें मैं इस फिगर की बात करता हूँ, अभी मैं इस फिगर की बात करता हूँ, इसमें जो आपको रेड नज़र आ रहा है ना, रेड, ये एक जिगजैग सी एक आपके पास फिगर बनी हुई है फंक्शन की, किसी भी फंक्शन की। तो ये आपके पास रेड एक फंक्शन की ग्राफिकल फिगर है, ठीक है। और ये जो आपको ब्लू लाइंस नज़र आ रही हैं, ये जो ब्लू लाइंस, ये हमारे टेस्ट की लाइंस हैं। हमने क्या किया, किसी भी फंक्शन का ग्राफ हमें दिया हुआ जो कि रेड है, उसके ऊपर हम लोगों ने वर्टिकल लाइंस, वर्टिकल का मीन कि जैसे दीवार नहीं होती आसमान से ज़मीन की तरफ या ज़मीन से आसमान की तरफ, उस तरह लाइंस को ऐसे ड्रा किया। लाइंस को जब ड्रा किया है तो आप देख लें जहाँ से मर्ज़ी देख लें आप, वो जो वर्टिकल बार लाइन है वो फंक्शन को सिंगल पॉइंट के ऊपर टच कर रही है, यहाँ पे भी सिंगल पॉइंट, ठीक है। मतलब कोई भी आपके पास फंक्शन है वो अगर सिंगल पॉइंट के ऊपर टच करे
अगर वर्टिकल बार टेस्ट उसका वर्टिकल लाइन उसको सिंगल पॉइंट पे टच करे, इसका मतलब है वो फंक्शन होगा। जैसे मैं अगर ये सर्कल की बात करूँ, ये सर्कल की इक्वेशन है, मैंने जब इसके ऊपर वर्टिकल बार टेस्ट अप्लाई किया तो इस वर्टिकल लाइन ने यहाँ पे भी टच किया और यहाँ पे भी टच किया, मतलब आउटपुट में हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। इसका मतलब है आउटपुट में हमें दो वैल्यूज़ मिल गई। इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ फंक्शन। एक फंक्शन के लिए ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता कि हम उसके अंदर वैल्यूज़ डालें और वो हमें मोर देन वन वैल्यू एज ए रिज़ल्ट के तौर पे दे, मतलब उसकी रेंज में ज़्यादा वैल्यूज़ आ जाएँ, ऐसा नहीं हो सकता। एक सिंगल वैल्यू आ सकती है। इसलिए किसी भी सर्कल की जो इक्वेशन होती है वो कभी भी फंक्शन नहीं हो सकती। लिहाजा इसलिए हमारे पास ये जो MCQs होगा इसकी ऑप्शन क्या हो जाएगी, नॉट अ फंक्शन। ये जो सर्कल की इक्वेशन है, सर्कल की कोई भी इक्वेशन हो वो आपके पास फंक्शन नहीं कहलाती। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं, जिसकी ऑप्शन है लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 माइनस एक्स की पावर 1/x। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा e की पावर -1। हाउ इट इज़ पॉसिबल, देखते हैं कि हमने ये वाला लॉ पढ़ा था कि लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1 प्लस एक्स की होल पावर 1/x इज इक्वल टू e के बराबर होगा। अब यहाँ तो हमने पढ़ा था कि भाई 1 के बाद प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो 1 के बाद माइनस आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, इस फंक्शन को इस तरह लिख लिया, प्लस माइनस में कर दिया। यहाँ पे प्लस आ गया, ये आपके पास माइनस, दोबारा आपके पास करेंगे तो वो माइनस ही आ जाएगा। अब हमने ये कहा था कि यहाँ पे जो चीज़ होगी x है तो ऊपर क्या होगा 1/x। अगर यहाँ पे -x है तो यहाँ पे -1/x होना चाहिए। उसके लिए मैंने क्या किया, पावर के साथ माइनस को मल्टीप्लाई कर दिया, अंदर भी और बाहर भी, माइनस माइनस दोबारा प्लस हो जाएगा। अब हमें इधर है -x और इधर चाहिए -1/x। उसके लिए मैंने क्या किया कि एक माइनस को ऊपर ले गया और एक माइनस को नीचे रहने दिया। अब ये देखिए यहाँ पे अगर -x है तो यहाँ पे आ रहा है -1/x, और साथ ये काम किया कि जो लिमिट है उसको भी हम लोगों ने ब्रैकेट के अंदर ले आए। तो अब ये वाला ला हमें कहता है कि भाई चुप करके e लगा दो इसकी जगह पे, तो ये बन जाएगा e की पावर -1। तो इस तरह हमारी ऑप्शन कौन सी होगी, ए ऑप्शन टिक होगी। अब हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट MCQs है कि इफ़ f of x इज इक्वल टू -2x + 8 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ f इनवर्स ऑफ x। f इनवर्स ऑफ x की वैल्यू क्या होगी, तो इसकी भी मैंने ऑप्शन येलो नहीं की ही, इसको भी चले देख लेते हैं सोल्यूशन में। जो भी हमारा आंसर आएगा हम उसको कर लेंगे, ठीक है। आंसर लाने से पहले डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, हमारे पास y इज इक्वल टू, एक नोट है, y इज इक्वल टू f(x) होता है, और अगर यहाँ से मैं f को दूसरी तरफ ले जाऊँगा ये बनेगा f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, देन x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ y और y इज इक्वल टू f ऑफ x। तो इसको आपने अपने माइंड में रखना। अब हमें फंक्शन में, ये फंक्शन हमें दिया हुआ क्वेश्चन में, तो हमने इस फंक्शन को ऐसे लिखा। अब इस f ऑफ x की जगह पे इसकी वैल्यू लगाई y, जो हमने अभी नोट में देखे थे, y लगा दी। जब हम लोग डियर स्टूडेंट्स f ऑफ x की जगह पे y वैल्यू लगा देते हैं, फिर अगला काम हमारा इस क्वेश्चन के सोल्यूशन में ये होता है कि आपने x निकालना है। x निकालने के लिए हम लोगों ने क्या किया, ये 2x माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा और ये y उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। हमने x की वैल्यू निकालनी है, ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब फर्दर इसके सोल्यूशन में देखिएगा, हमारे पास x इज इक्वल टू 8 माइनस y/2 आ गया। हमने इस x की जगह पे भी ये वैल्यू लगा देनी है, तो इसका सोल्यूशन आपके पास क्या बन जाएगा, देखिएगा x आपके पास ये था, x की जगह पे हमने ये वैल्यू लगा दी, तो ये बन गया f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू 8 माइनस y/2। लेकिन हमें f इनवर्स ऑफ y नहीं चाहिए, हमें f इनवर्स ऑफ x का आंसर चाहिए। तो हमने क्या कर दिया, y को रिप्लेस कर दिया x के साथ, मतलब जहाँ पे y आएगा वहाँ पे हम लोग क्या लगा देंगे, x लगा देंगे। हमने यही काम किया, यहाँ पे भी y था हमने x लगा दिया, और यहाँ पे भी y था हमने x लगा दिया। तो इस तरह हमारे पास इसका आंसर क्या बन गया, 8 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हमारे पास जो ऑप्शन हुआ वो ए ऑप्शन नहीं, सी ऑप्शन, 8 माइनस एक्स ओवर 2, सी ऑप्शन इसका ट्रू हुआ। हम अपने नेक्स्ट MCQs की तरफ बढ़ते हैं, और नेक्स्ट MCQs है हमारे पास 1 प्लस एक्स ओवर 2 की होल पावर 1/2। अब इसमें भी डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर यहाँ पे x ओवर 2 है तो ऊपर होना चाहिए 2 ओवर x, यही वाला रूल लगाने के लिए। तो मैंने क्या किया,
2 से मल्टीप्लाई भी, ये जो पावर है हमें यहाँ पे 2 चाहिए ना, 1 की जगह पे 2 चाहिए, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। अब यहाँ पे जो 2/x होगा, यहाँ से ऊपर 2 और नीचे x, इसको बचा लिया और बाकी जो बचा वो इधर ऊपर ले आए, 1/2 ऊपर ले आए और साथ में लिमिट को भी अंदर ले आए। तो नीचे जो भी चीज़ है इसको हम लोगों ने कह दिया ये e है, तो इस तरह हमारे पास बनेगा e की पावर 1/2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ e। तो इसकी डी ऑप्शन ट्रू हो गई। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लोग अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट एमसीक्यूज़ हमारे पास ये है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स देन एफ ऑफ माइनस 2 की वैल्यू क्या होगी। ये हमसे उसने पूछा है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो आप जस्ट क्या करें, एक्स की जगह पे -2 पुट कर दें। ये आपके पास फंक्शन है, पुट एक्स इज इक्वल टू -2, एक्स की जगह पे -2 पुट किया और सोल्व किया, हमारे पास आंसर क्या आ गया 2। इस तरह हमारे आंसर क्या आ गया 6। इस तरह हमारी जो ऑप्शन होगी वो बी वाली ऑप्शन करेक्ट होगी। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यूज़ है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin 3x ओवर sin 2x, ये किसके इक्वल होगा। ऑप्शन इज़ दैट 3/2। फिर वही बात कि हम लोगों ने लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 sin x ओवर x इज इक्वल टू 1 वाला लॉ यूज़ करना है। तो यही मैंने सॉल्यूशन में बनाया है, आप इसको अच्छे तरीके से देखिएगा कि ये किस तरह सोल्व हुआ है, किस तरह इसका सॉल्यूशन 3/2 आया है। इसको आप लोगों ने खुद देख लेना है, मैंने सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर दिया। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देन डोमेन ऑफ एफ इज़। डोमेन मीन कि हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, रियल नंबर्स हैं हमारे पास, कॉम्प्लेक्स नंबर्स की हम लोग बात ही नहीं कर रहे, तो रियल नंबर्स में से हम कोई भी इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं। इसका मतलब है कि हमारी जो डोमेन होगी वो इसकी क्या हो जाएगी, रियल नंबर हो जाएगी। आज का हमारा लास्ट एमसीक्यूज़, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 एक्स की पावर 5 माइनस 32 ओवर एक्स माइनस 2, इसका आंसर क्या आता है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे 2 रखता हूँ, 2 की पावर 5 32 होता है, 32 माइनस 32 ऊपर 0 आ गया, यहाँ पे भी 2 रखा, 2 माइनस 2 0, तो 0/0 फॉर्म बन रही है। तो इसको हम लोगों ने सोल्व कैसे करना है। तो डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, अगर x माइनस ए हो तो इसका फार्मूला x माइनस ए ही होता है, मतलब x माइनस ए फार्मूला x माइनस ए ही होता है। अगर आपके पास ये फार्मूला आ जाए एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो हम लोग फार्मूला क्या करते हैं कि पहले इनकी पावर्स को एक बार इग्नोर करके x माइनस ए लिखते हैं, फिर जितनी पावर्स बची होती हैं उसको आगे फुलफिल कर देते हैं। अच्छा, अगर आपके पास एक्स क्यूब माइनस ए क्यूब हो, फिर आप क्या करते हैं, अगेन वही काम के इनकी पावर्स को पहले इग्नोर करके एक्स माइनस ए लिखते हैं, उसके बाद दो पावर्स आएगी उनको पूरा करना है। तो पहले आपने एक्स स्क्वायर से स्टार्ट किया और साथ में जो दूसरी टर्म है ए, उसकी पावर 0 कर दी, मतलब एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर। फिर अब यहाँ से x में से एक निकालते जाएं और a में डालते जाएं, x में से कमी होती जाएगी और a में a की पावर में इजाफा होता जाएगा। तो ये बन जाएगा x की पावर 1 a की पावर 1। तो फिर क्या बनेगा, x में से और कम होगा तो x की पावर 0 a की पावर 2। इसी तरह ही अगर x की पावर 4 माइनस एक्स की पावर 4 माइनस ए की पावर 4 हो, तो फिर आप क्या करेंगे, फिर पावर्स को हटाया तो x माइनस ए, फिर बाकी 4 पावर आएगी वो आप पूरी करनी है। किस तरह, इधर x की पावर क्या आ जाएगा, 3 पावर आएगी ना, वो पूरी करनी है, x की पावर 3 और इधर a की पावर 0। अब 3 में से 1 कम करते जाएं और 0 में 1 डालते जाएं, ये बन जाएगा 2 1, फिर 1 2, फिर 0 3। इसी तरह ही अगर x की पावर 5 माइनस ए की पावर 5 हो तो अगेन x माइनस ए, एक्स की पावर 4 a 0, फिर x की पावर 3 a1, x की पावर 2 a2, x की पावर 1 a की पावर 3, x की पावर 0 और a की पावर 4। तो ये वाला फार्मूला आपने याद रखना है। अभी मैं इसको आगे जाके यूज़ करने का तरीका आपको बताता हूँ। अब डियर स्टूडेंट्स देखिएगा, असल में हमारी 0/0 फॉर्म बना कौन सी टर्म रही है, ये एक टर्म है x माइनस 2। ये काम ख़राब करती है क्योंकि बटे के नीचे, फ्रैक्शन के नीचे 0 नहीं आना चाहिए, उसकी वजह से इन्फिनिटी को अप्रोच करता है और वो 0/0 फॉर्म बनती है। हमें किसी तरीके से ये x माइनस 2 को ख़त्म करना, तो उसके लिए मैंने क्या किया, उसके लिए मैंने हमारे पास जो सॉल्यूशन है
मतलब इस जगह पे मैंने फार्मूला लगा दिया, ये 5 वाला इस जगह पे फार्मूला लगाऊंगा तो नीचे से x-2 और ऊपर से भी x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी आपके पास ये वाली टर्म बचेगी, अब इसमें अगर आप वैल्यूज़ पुट करते हैं x की जगह पे 2 पुट करते हैं तो देन आपके पास इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म नहीं बनेगी। तो इस तरह का सलूशन आपके पास क्या आ जाएगा 80। तो आपकी जो बी ऑप्शन होगी वो करेक्ट हो जाएगी। डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे पास इम्पोर्टेंट बोर्ड एमसीक्यूज़ जिनमें से एमसीक्यूज़ हर साल आते हैं और अभी भी इन्हीं में से आपको आया करेंगे। तो इस तरह उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी, ठीक है। और इससे आगे इंशाल्लाह ताला बाकी चैप्टर्स के भी एमसीक्यूज़ हम लोग जल्दी से तैयार करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। इससे आगे इंशाल्लाह ताला हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अल्लाह हाफिज़।